2026 की सबसे दमदार साइंस फिक्शन फिल्म आखिरकार आ गई। इस फिल्म की रेटिंग 8.6 है। पिछले 5 सालों में यह सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है। कई फिल्म समीक्षक और दर्शक इसे युवा संस्करण वाली अराइवल कहते हैं। कुछ लोग इसे द मार्शन का पूरी तरह विकसित रूप मानते हैं। यहाँ तक कि कई जगह इसका एहसास इंटरस्टेलर जैसा भी होता है। मेरे पुराने दर्शक जानते हैं कि मैं बहुत कम साइंस फिक्शन फिल्में बताता हूँ, लेकिन यह फिल्म ऐसी है जिसे मैं आपको जरूर सुझाना चाहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है। एक आदमी बर्फ जैसे ठंडे मेडिकल पॉड में जागता है। लंबी हाइबरनेशन की वजह से हुए दुष्प्रभावों के कारण उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी होती है। वह बड़ी मुश्किल से उठकर इधर उधर टटोलता है। तभी उसे एक ठंडी लाश दिखाई देती है। वह तुरंत खिड़की के बाहर देखता है और यह देखकर सन्न रह जाता है कि वह विशाल अंतरिक्ष के बीच मौजूद है। लड़खड़ाते हुए वह स्पेसशिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। फिर जहाज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से सवाल करता है। तभी ग्रेस को एहसास होता है कि इस पूरे स्पेसशिप में अब सिर्फ वही एक जिंदा इंसान बचा है। वह तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजता है, लेकिन एआई सिस्टम उसे बताता है कि उनकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से यह संदेश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 12 साल लगा देगा। ग्रेस को पहले लगता है कि सिस्टम ने कोई गलती की है, क्योंकि उसे अभी भी सूरज दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वह तस्वीर को झूम करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम से मिली जानकारी के आधार पर ग्रेस जल्दी ही हिसाब लगा लेता है। वह इस समय पृथ्वी से 11.87 प्रकाश वर्ष दूर है। स्पेसशिप लगातार 0.92 गुना प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा था। सापेक्षता सिद्धांत के टाइम डायलेशन प्रभाव के अनुसार पृथ्वी पर 113.8 साल बीत चुके थे। यह जानकर ग्रेस की दुनिया ही बिखर जाती है। अब वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी पृथ्वी वापस नहीं लौट पाएगा। इस जबरदस्त मानसिक झटके के बाद उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। वह पहले एक साधारण मिडिल स्कूल शिक्षक था। उसकी जिंदगी शांत और सामान्य थी, लेकिन तभी पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने एक चौंका देने वाली खोज की। सूरज और शुक्र ग्रह के बीच एक इंफ्रारेड प्रकाश पट्टी दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा पेट्रोवा लाइन। इस प्रकाश पट्टी के भीतर काले बिंदुओं जैसी एक रहस्यमयी चीज भरी हुई थी। इन्हें एस्ट्रोफेज कहा गया। यह अजीब पदार्थ सूरज की ऊर्जा को खा रहा था। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार 30 साल बाद सूरज लगातार मंद पड़ने लगेगा। पूरी दुनिया का तापमान 15 डिग्री तक गिर जाएगा। फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाएंगी और दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो सकती है। इस खबर से छात्रों के बीच डर और घबराहट फैलने लगती है। जब भी वे ग्रेस से सवाल करते, वह उन्हें दिलासा देता। वह कहता कि पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान लोग इस समस्या का हल खोज रहे हैं। वे जरूर इस संकट को खत्म कर देंगे। लेकिन ग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी एक दिन उसी के कंधों पर आ जाएगी। एक दिन पेट्रोवा लाइन परियोजना की प्रमुख युवा उससे मिलने आती है। ग्रेस कभी एक मशहूर जीव विज्ञान डॉक्टर था, लेकिन एक बार उसने सार्वजनिक रूप से अपने क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान की आलोचना कर दी थी। इसके बाद उसे लगातार किनारे किया गया और आखिर में वह एक साधारण शिक्षक बनकर रह गया। इवा इस बार खास मकसद से उसके पास आई थी। वह चाहती थी कि ग्रेस इस वैश्विक बचाव मिशन में शामिल हो और सूरज की ऊर्जा खत्म होने के रहस्य को सुलझाने में मदद करे। ग्रेस का इस विशाल मानव रक्षा अभियान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ईवा के साथ खड़े विशालकाय अश्वेत आदमी को देखकर उसे समझ आ गया कि उसे मना करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रयोगशाला पहुंचने पर उसने देखा कि दुनिया भर के नेता पहले से वहां मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के पास से एस्ट्रोफेज के नमूने पकड़ लिए थे। अब ग्रेस का काम था इस रहस्यमयी पदार्थ की सच्चाई पता लगाना और यह जानना कि आखिर यह सूरज की ऊर्जा क्यों और कैसे खा रहा है। ग्रेस सबसे पहले माइक्रोस्कोप से उसे बार बार देखता है, फिर माइक्रोवेव, गामा किरणों और दृश्य प्रकाश सहित अलग अलग स्पेक्ट्रम के जरिए उसकी जांच शुरू करता है। लेकिन एस्ट्रोफेज में कोई खास विशेषता दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ग्रेस ने एक पतली सुई से उसे हल्के से छुआ और तभी उसे सच्चाई का पता चला। एस्ट्रोफेज असल में किसी एलियन जीव के कौशिकीय रूप थे। आगे की जांच में ग्रेस ने एक और हैरान करने वाली बात खोजी। जब ये चलते हैं तो इंफ्रारेड किरणें छोड़ते हैं। यही वजह थी कि पेट्रोवा लाइन दिखाई दे रही थी। ये सूरज की ऊर्जा को अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करते थे और अपने शरीर से ऊर्जा निकालकर खुद को आगे धकेलते थे। इसी तरह वे अंतरिक्ष में एक तारे से दूसरे तारे तक यात्रा कर सकते थे। लेकिन अभी भी एक बड़ा रहस्य बाकी था। आखिर ये सूरज और शुक्र ग्रह के बीच ही क्यों आते जाते थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ग्रेस ने एक विशेष अंधेरा प्रयोग कक्ष तैयार किया। वह शुक्र ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड वाले वातावरण की नकल करना चाहता था ताकि एस्ट्रोफेज के व्यवहार को करीब से देख सके। लेकिन जैसे ही उसने बिजली चालू की, 3 एस्ट्रोफेज माइक्रोस्कोप की स्लाइड से उड़कर बाहर निकल गए। समस्या यह थी कि रोशनी में आते ही एस्ट्रोफेज हर दिशा में भागने लगते थे। अगर अभी अंधेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता तो ये बहुमूल्य नमूने हमेशा के लिए खो जाते। इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह अंधेरा वातावरण बनाना जरूरी था। उसी समय पास खड़े बड़े अश्वेत आदमी ने उसे एक आइडिया दे दिया। दोनों तुरंत काम में लग गए। उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल
फॉइल से प्रयोगशाला की सारी खिड़कियां ढक दी और पूरे कमरे को अंधेरे में बदल दिया। इसके बाद ग्रेस ने न सिर्फ वे तीनों एस्ट्रोफेज वापस पकड़ लिए, बल्कि उसे एक चौथा एस्ट्रोफेज भी मिला। ग्रेस तुरंत समझ गया कि अभी अभी इनका प्रजनन हुआ है। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। इसी बड़ी सफलता के कारण ग्रेस को तुरंत एयरपोर्ट भेज दिया गया। इसके बाद उसे एक विशाल विमानवाहक पोत पर ले जाया गया। यह दुनिया के देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक गुप्त अनुसंधान केंद्र था। दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक वहीं मौजूद थे और ग्रेस की खोज ने उसे पूरे बचाव मिशन की गोपनीय जानकारी तक पहुंच दे दी। तब उसे पता चला कि सिर्फ हमारा सौरमंडल ही संक्रमित नहीं हुआ था। मानव द्वारा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के अधिकांश तारे भी इस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे और धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर थे। लेकिन पृथ्वी से 11.9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारा तियानचांग 5 पूरी तरह सुरक्षित था। उसमें संक्रमण का कोई निशान नहीं मिला था। यही मानवता की आखिरी उम्मीद थी। अगर उस तारे के सुरक्षित रहने का रहस्य पता चल जाए तो शायद सूरज को बचाने का तरीका भी मिल सकता था और उसी के साथ पूरी मानव जाति को भी बचाया जा सकता था। इस बीच इंसानों ने तकनीक में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। उन्होंने ऐसा अंतरतारकीय स्पेसशिप बना लिया था जो प्रकाश की गति के 0.92 गुना वेग से यात्रा कर सकता था और इस जहाज का मुख्य ईंधन भी एस्ट्रोफेज ही था। लेकिन तियानचांग 5 तक पहुंचने के लिए लगभग 20 लाख किलोग्राम एस्ट्रोफेज की जरूरत थी। ग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण काम था पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोफेज का प्रजनन करना ताकि स्पेसशिप को ईंधन मिल सके। मगर एक बड़ी समस्या थी। जहाज जितना ईंधन ले जा सकता था वह केवल एक तरफ की यात्रा के लिए पर्याप्त था। वापसी के लिए ईंधन बचना नामुमकिन था। यानी यह मिशन शुरू से ही आत्म बलिदान वाला मिशन था। अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी जानकारी इकट्ठा करनी थी, फिर उसे एक जांच यान के जरिए पृथ्वी पर भेजना था। मिशन पूरा होने के बाद वे कभी वापस नहीं लौट सकते थे। उन्हें अंतरिक्ष में अकेले ही अपनी मौत का इंतजार करना पड़ता। इसलिए हताहतों की संख्या कम रखने के लिए सिर्फ 3 लोगों को चुना गया, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक। लेकिन अब उन तीनों में से केवल ग्रेस ही जीवित बचा था। फिलहाल ग्रेस को अपनी यादों में बस इतना ही याद आया। अब उसे लगभग समझ आ चुका था कि वह इस स्पेसशिप में क्यों मौजूद है। उसने अपने दोनों मृत साथियों के लिए एक छोटा सा श्रद्धांजलि समारोह किया, फिर उनके शवों को अंतरिक्ष में भेज दिया। लेकिन उसे शोक मनाने का समय भी नहीं मिला। अचानक सिस्टम से इंजन बंद होने की चेतावनी सुनाई दी। ग्रेस घबरा गया। वह तुरंत दौड़कर कंट्रोल रूम में पहुंचा और सुरक्षा बेल्ट को कसकर पकड़ लिया। असल में स्पेसशिप सफलतापूर्वक तियानचांग 5 तारे के पास पहुंच चुका था। पहले से तय योजना के अनुसार जहाज ने अपने इंजन बंद कर दिए। अब वह उस तारे के गुरुत्वाकर्षण की मदद से उसकी परिक्रमा करने वाला था। खुद को शांत करने के बाद ग्रेस ने उस एकमात्र तारे का अध्ययन शुरू किया जो संक्रमित नहीं हुआ था। जल्द ही उसने देखा कि यहाँ भी पेट्रोवा लाइन मौजूद थी। इसका मतलब साफ था कि यह तारा भी एस्ट्रोफेज से संक्रमित था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तारा बिल्कुल भी मंद नहीं हुआ था। जब ग्रेस ने पेट्रोवा लाइन को ध्यान से देखा तो उसे बीच में एक अजीब सा टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे झूम करके देखा और तब उसे असली वजह समझ आई। वहाँ एक एलियन स्पेसशिप मौजूद था। ग्रेस अभी इस दृश्य को समझ ही रहा था कि सिस्टम ने चेतावनी देना शुरू कर दिया। एलियन स्पेसशिप तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ग्रेस ने तुरंत जहाज का इंजन चालू किया और भागने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला जहाज न सिर्फ बेहद विशाल था बल्कि उसकी गति भी बहुत तेज थी। ग्रेस जहाँ भी जाता वह उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। आखिरकार ग्रेस समझ गया कि वह बचकर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने जहाज रोक दिया और देखने लगा कि एलियन आखिर चाहता क्या है। तभी उस विशाल जहाज से एक यांत्रिक भुजा बाहर निकली और उसने ग्रेस की ओर कोई अज्ञात वस्तु फेंकी। पहले तो ग्रेस को लगा कि ये कोई बम है, लेकिन वह वस्तु जहाज के पास पहुंच गई और कुछ भी नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं हुआ। ग्रेस ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एलियन ने एक और चीज उसकी तरफ भेजी। इस बार उसकी गति पहले से काफी धीमी थी। अब साफ हो चुका था कि उनके इरादे दुश्मनी वाले नहीं हैं। इस एलियन सभ्यता से संपर्क करने के लिए ग्रेस ने फैसला किया कि उसे बाहर जाना होगा। हालांकि उसे स्पेस वॉक का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वह निर्देश पुस्तिका देखकर स्पेस सूट पहनने लगा और अपनी जिंदगी का पहला स्पेस वॉक शुरू कर दिया। वह लड़खड़ाता हुआ किसी तरह उस रहस्यमयी वस्तु तक पहुंचा, फिर उसे उठाकर जहाज के अंदर ले आया। सबसे पहले उसने उपकरणों से उसकी संरचना की जांच की और परिणाम देखकर हैरान रह गया। वह ठोस जेनॉन था। पृथ्वी पर जेनॉन हमेशा गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन एलियन उसे ठोस रूप में बदल चुके थे। यह उसकी भौतिकी की पूरी समझ को चुनौती देने वाला था। ग्रेस ने उस कंटेनर को एक सीलबंद बॉक्स के अंदर खोला। अंदर पेट्रोवा लाइन जैसा एक मॉडल रखा हुआ था और कंटेनर के दूसरे सिरे पर कुछ बिखरे हुए बिंदु बने हुए थे। ग्रेस ने जल्दी ही समझ लिया कि यह एक तारामंडल का मॉडल है। अंतरिक्ष निर्देशांकों से तुलना करने पर उसे पता चला कि यह बोझियांग नक्षत्र क्षेत्र था। अब उसे समझ आ गया कि एलियन उसे अपना गृह स्थान बता रहा है। ग्रेस ने भी उसी तरीके का इस्तेमाल किया।
उसने पृथ्वी की स्थिति को चिन्हित किया, फिर मॉडल वापस कंटेनर में रखकर एलियनों की ओर भेज दिया। इस तरह दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान शुरू हो गया और धीरे धीरे एक दोस्ताना संपर्क बन गया। कुछ देर बाद एलियनों ने दोनों स्पेसशिप के बीच एक साधारण रास्ता बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे ग्रेस को अपने जहाज में आने का निमंत्रण दे रहे हों। मानव इतिहास में पहली बार कोई इंसान सीधे एलियन जीवन से मिलने जा रहा था। ग्रेस के मन में डर भी था और उत्साह भी। अब तक एलियनों के हर व्यवहार से यही लग रहा था कि उनके मन में कोई शत्रुता नहीं है। आखिरकार ग्रेस ने जोखिम उठाने का फैसला किया और एलियन से मिलने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह एलियन जहाज के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, एलियन ने मॉडल के जरिए संकेत दिया कि वह फिलहाल वापस चला जाए। ग्रेस को लगा शायद वे उसे अंदर नहीं आने देना चाहते, इसलिए वह वापस अपने जहाज में लौट आया और इंतजार करने लगा। तभी एलियनों ने दोनों जहाजों को जोड़ने वाला रास्ता वापस खींच लिया। इसके बाद उनका स्पेसशिप अचानक घूमने लगा। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह भी अपने जहाज को उसी तरह घुमाने लगा। कुछ देर बाद वही रास्ता दोबारा दोनों जहाजों के बीच बना दिया गया। इस बार जब ग्रेस ने एयरलॉक खोला तो उसने पाया कि उस रास्ते के अंदर पृथ्वी जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद थी। वह दोबारा एलियन जहाज के दरवाजे तक पहुंचा और इस बार एलियन ने आखिरकार खुद को दिखा दिया। वह एक 4 पैरों वाला जीव था जिसका शरीर किसी विशाल पत्थर जैसा दिखाई देता था। हालांकि दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, फिर भी वे साधारण इशारों के जरिए एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। एलियन ने ग्रेस को 2 गोल छल्ले जैसे मॉडल दिए और इशारों में बताया कि वह अपना हेलमेट उतार सकता है। स्वाभाविक रूप से ग्रेस इतनी जल्दी यह जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसने उन मॉडलों को ध्यान से देखा, ग्रेस ने उन मॉडलों को ध्यान से देखा और जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया। आखिरकार उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। धड़कते दिल के साथ उसने अपना हेलमेट उतार दिया और फिर हैरान रह गया। जिस वातावरण में वह खड़ा था वह लगभग पृथ्वी जैसा ही था। एलियन का उद्देश्य भी ग्रेस जैसा ही था। उसके गृह तंत्र का तारा भी एस्ट्रोफेज के संक्रमण का शिकार हो चुका था। वह भी यहाँ उसी समस्या का समाधान खोजने आया था। 2 अलग अलग दुनियाओं के उद्धारकर्ता अकेलेपन के बीच आकर एक दूसरे से मिल चुके थे। ग्रेस ने उस एलियन का नाम रखा रॉकी। अब दोनों ने मिलकर इस मिशन को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन सहयोग शुरू करने से पहले भाषा की दीवार तोड़ना जरूरी था। ग्रेस का मानना था कि संख्याएं पूरे ब्रह्मांड की साझा भाषा होती हैं, इसलिए उसने मापने वाली टेप और घड़ी की मदद से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी उसकी बात समझ नहीं पाया। बाद में ग्रेस को पता चला कि रॉकी दुनिया को इकोलोकेशन यानी प्रतिध्वनि के सहारे महसूस करता है। वह सामान्य दृष्टि से सपाट चित्रों को पहचान नहीं सकता था। तब ग्रेस ने घड़ी के अंकों को त्रिआयामी रूप में बना दिया। इस बार रॉकी तुरंत उन्हें समझ गया। फिर रॉकी ने भी अपनी दुनिया की घड़ी दिखाई। इसके बाद ग्रेस ने कुछ शब्दों और उनके अर्थों का मिलान करना शुरू किया। उसने रॉकी की आवाज की आवृत्तियों को रिकॉर्ड किया और एआई की मदद से एक साधारण 2 तरफा अनुवाद प्रणाली तैयार कर ली। अब दोनों बुनियादी स्तर पर बातचीत कर सकते थे। रॉकी ने ग्रेस को बताया कि उसे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। उसके जहाज में पहले 23 साथी मौजूद थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ वही बचा था। ग्रेस ने भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया। हालांकि उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। रॉकी ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि शायद पृथ्वी लौटने पर उसकी सारी यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन ग्रेस अच्छी तरह जानता था कि वह कभी पृथ्वी वापस नहीं जा सकेगा। बातचीत का माहौल थोड़ा भावुक हो गया। ग्रेस ने सोचा कि अब उसे आराम करना चाहिए, लेकिन रॉकी चाहता था कि वे साथ सोए, क्योंकि उनकी प्रजाति की परंपरा के अनुसार कोई भी अकेले नहीं सोता। सोते समय किसी साथी का पहरा देना जरूरी होता है। रॉकी अपनी आंखों से अपने साथियों को नींद में मरते हुए देख चुका था। ग्रेस ने उसके भाव समझ लिए, इसलिए वह दोनों जहाजों को जोड़ने वाले रास्ते में ही लेट गया। इस तरह 2 अकेले अंतरिक्ष यात्री जो विशाल ब्रह्मांड में भटक रहे थे, धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा बन गए। अगले दिन रॉकी फिर ग्रेस से मिलने आया। क्योंकि वह मानव वातावरण में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए उसने एक गोलाकार स्पेस सूट पहन रखा था और उसी के सहारे सीधे ग्रेस के जहाज के अंदर आ गया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, उन्हें इस तारा तंत्र के एस्ट्रोफेज के नमूने इकट्ठा करने थे। रॉकी के सुझाव पर उन्होंने एक योजना बनाई। वे उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने वाले थे जहां एस्ट्रोफेज प्रजनन करते थे, फिर पेट्रोवा लाइन की गति के साथ अपनी उड़ान को समकालिक करते। इस तरह उनके पास नमूने इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। कुछ ही समय बाद दोनों अपने जहाजों के साथ तियानचांग 5 के एक ग्रह के पास पहुंच गए। यह एक ऐसा ग्रह था जो हरियाली से ढका हुआ था। इतना अद्भुत दृश्य देखकर ग्रेस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने नमूने एकत्र करने वाला उपकरण चालू किया, एस्ट्रोफेज से निकलने वाली इंफ्रारेड रोशनी ने पूरे उपकरण को घेर लिया। ग्रेस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अद्भुत पल को महसूस करने लगा। कुछ समय बाद नमूने इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया। तब ग्रेस
ने रॉकी से कहा कि पृथ्वी की परंपरा के अनुसार जो लोग किसी नए ग्रह की खोज करते हैं उन्हें उसका नाम रखने का अधिकार होता है। उसी समय ग्रेस को याद आया कि रॉकी ने कभी अपनी प्रिय साथी का जिक्र किया था। यह बहुत खूबसूरत है। स्पेसशिप पर लौटने के बाद ग्रेस ने तुरंत अपने प्रयोग शुरू कर दिए। उसने नमूनों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले समूह में वे एस्ट्रोफेज थे जो एड्रियन ग्रह को छोड़कर बाहर जा रहे थे, और दूसरे समूह में वे एस्ट्रोफेज थे जो एड्रियन की ओर जा रहे थे। तुलना करते ही एक बड़ा अंतर सामने आ गया। सौरमंडल में एस्ट्रोफेज प्रजनन के बाद जितनी संख्या में अंदर आते थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में बाहर निकल जाते थे, लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। यहाँ आने और जाने वाले एस्ट्रोफेज की संख्या लगभग बराबर थी। आगे के निरीक्षण के दौरान ग्रेस ने एक चौंकाने वाली खोज की। नमूनों में सिर्फ एस्ट्रोफेज ही नहीं थे, उनके साथ एक और सूक्ष्म जीव भी मौजूद था। इसका मतलब था कि एड्रियन एक जीवित ग्रह था, यानी वहाँ जीवन मौजूद था, और बहुत संभव था कि यही सूक्ष्म जीव एस्ट्रोफेज का प्राकृतिक शिकारी हो। वे एस्ट्रोफेज को खाकर जीवित रहते थे, और यही असली वजह थी कि तियान चांग 5 का तारा संक्रमित होने के बावजूद सुरक्षित था। रॉकी का मानना था कि अगर वे इस शिकारी जीव को ढूंढ लें तो वे अपने अपने तारकीय तंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। ग्रेस का स्पेसशिप ग्रह के वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर वह ग्रह के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर गया तो ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण बल उसे तुरंत चीरकर टुकड़े टुकड़े कर देता। रॉकी ने कहा कि वह एक विशेष चेन कलेक्टर बना सकता है। वे अपने जहाज को एड्रियन से ठीक 5 किलोमीटर की सुरक्षित सीमा पर रखेंगे और फिर उस कलेक्टर की मदद से नमूने इकट्ठा करेंगे। लेकिन इसके लिए ग्रेस को बेहद सटीक तरीके से जहाज उड़ाना पड़ता। जरा सी गलती का मतलब था तत्काल मौत। एक जीव विज्ञानी होने के कारण ग्रेस को उड़ान नियंत्रण का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह हर दिन लगातार अभ्यास करने लगा। ग्रेस अक्सर वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता था। रॉकी को लगा कि वह पृथ्वी के लोगों से बात कर रहा है, इसलिए उसने भी उसकी नकल करनी शुरू कर दी। वह भी पृथ्वी के लोगों से मिलना चाहता था। तब ग्रेस को उसे सच्चाई बतानी पड़ी कि वह कभी पृथ्वी वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसके जहाज में वापसी के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। यह शुरू से ही एक तरफा मिशन था। यह सुनकर रॉकी बहुत दुखी हो गया। उसने तुरंत कहा कि वह ग्रेस को 200 किलोग्राम एस्ट्रोफेज ईंधन के रूप में दे देगा। हालांकि ऐसा करने से उसकी अपनी वापसी यात्रा 6 साल लंबी हो जाएगी, लेकिन उसने अपने सभी साथियों को मरते हुए देखा था। वह नहीं चाहता था कि उसका यह एकमात्र दोस्त भी मर जाए। रॉकी के इस अप्रत्याशित उपहार ने ग्रेस के भीतर फिर से उम्मीद जगा दी, और इसी के साथ उसकी एक और पुरानी याद वापस लौट आई। उसे याद आया कि एक दिन ईवा उसे उस रॉकेट को दिखा रही थी जो मिशन के लिए तैयार किया गया था। तभी अचानक रॉकेट में भयंकर विस्फोट हो गया। उस विस्फोट ने पास की पूरी शोध इमारत को भी तबाह कर दिया। वहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिक मारे गए। एस्ट्रोफेज पर शोध करने वाला एकमात्र वैज्ञानिक अब सिर्फ ग्रेस बचा था। अगर यह लॉन्च विंडो छूट जाती तो अगली लॉन्च विंडो के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता। समय बचाने के लिए ईवा ने फैसला किया कि ग्रेस को ही स्पेसशिप का वैज्ञानिक बनाया जाएगा। ग्रेस ने विरोध करते हुए कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी जान दे दूं? लेकिन ईवा ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। कुछ ताकतवर लोग उसके पीछे पड़ गए और जबरदस्ती उसे शांत करने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद उसे सीधे स्पेसशिप में भेज दिया गया। विडंबना यह थी कि जो व्यक्ति इस मिशन पर जाने के लिए सबसे कम तैयार था, आखिर वही अकेला जीवित बचा। अब अपनी सारी यादें वापस पाने के बाद ग्रेस के मन में कोई संकोच नहीं बचा। उसने तुरंत नमूना संग्रह मिशन शुरू कर दिया। स्पेसशिप एड्रियन के वायुमंडल से ठीक 5 किलोमीटर ऊपर स्थिर गति से उड़ने लगा। रॉकी ने अपनी लंबी चेन के साथ कलेक्टर नीचे छोड़ा और ग्रह की भयंकर हवाओं के बीच आदिम सूक्ष्म जीवों के नमूने इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। ग्रेस को पहले से बाहर निकलकर तैयार रहना था, और जैसे ही कलेक्टर वापस आए उसे तुरंत पकड़ना था। इस समय तक वायुमंडल के घर्षण की वजह से स्पेसशिप बुरी तरह हिलने लगा था। ग्रेस केवल सुरक्षा रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने कलेक्टर को पकड़ा, उसी क्षण पूरे जहाज में चेतावनी अलार्म बजने लगा। वह वापस लौटने ही वाला था कि जहाज के टूटे हुए हिस्से ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वह दूर जा गिरा। उधर कलेक्टर भी ऐसी जगह अटक गया जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। ग्रेस समझ गया कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने जान जोखिम में डालकर कलेक्टर वापस लाने का फैसला किया। किस्मत इस बार उसके साथ थी। आखिरकार वह कलेक्टर लेकर सुरक्षित जहाज के अंदर लौट आया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण लगातार स्पेसशिप को तोड़ रहा था। सबसे पहले ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त होने लगे, और जब उन्हें लगा कि वे बच निकलेंगे, तभी ईंधन टैंक में मौजूद एस्ट्रोफेज अचानक बाहर निकल आए। वे तेजी से एड्रियन ग्रह की ओर उड़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए ग्रेस को मजबूर होकर पूरा ईंधन टैंक अलग करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी कई जोरदार टक्करों ने जहाज को हिला दिया और ग्रेस बेहोश हो गया। निर्णायक क्षण में रॉकी ने अपनी परवाह नहीं की। उसने अपना स्पेस सूट तोड़ दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज को स्थिर कर दिया। साथ ही उसने ग्रेस को भी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया।
जब ग्रेस की आंख खुली तो उसने देखा कि रॉकी की हालत बेहद खराब थी। वह लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था। ग्रेस को समझ नहीं आया कि वह उसकी मदद कैसे करे, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह शोध में लगा दिया। उसे उम्मीद थी कि वह रॉकी की इच्छा पूरी कर पाएगा और उनके दोनों घरों को बचा सकेगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार जुटाए गए नमूने बेहद सफल साबित हुए। ग्रेस ने एस्ट्रोफेज के इस शिकारी जीव का नाम रखा टाउमेबा, लेकिन अपनी इस सफलता की खुशी वह किसी के साथ बांट नहीं पाया। रॉकी बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वह अब जीवित नहीं रहा। फिर भी ग्रेस हर दिन उसके पास बैठता रहा और किसी चमत्कार का इंतजार करता रहा। एक सुबह सोते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसने रॉकी की आवाज सुनी हो। पहले उसे लगा कि यह भी कोई सपना है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो रॉकी सचमुच उसके सामने खड़ा था। ग्रेस अपनी खुशी रोक नहीं पाया और उसने तुरंत रॉकी को गले लगा लिया। रॉकी के बेहोश रहने के दौरान ग्रेस ने बड़ी मात्रा में टाउमेबा का प्रजनन कर लिया था। अब उनके पास अपने अपने घर बचाने का तरीका था और वे वापसी की तैयारी कर सकते थे। इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए ग्रेस ने रॉकी को एक खास उपहार दिया। ये पृथ्वी है ताकि तुम मुझे याद रख सको, रॉकी ने जवाब दिया। रॉकी भूल नहीं सकता। अपना आभार व्यक्त करने के लिए रॉकी ग्रेस को अपने स्पेसशिप का दौरा करवाने ले गया, लेकिन आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका दोनों को डर था, विदा होने का समय। दोनों जानते थे कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात है। अलविदा, रॉकी ने पूछा। समझ नहीं आया। ग्रेस मुस्कुराया। इसका मतलब है फिर मिलेंगे। रॉकी कुछ पल चुप रहा। लेकिन हम फिर नहीं मिलेंगे, ग्रेस ने धीमे से कहा। मुझे पता है। कुछ समय बाद दोनों अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े, लेकिन अलग होने के थोड़ी देर बाद ग्रेस ने एक भयानक बात खोज निकाली। टाउमेबा जेनॉन जैसी ठोस सामग्री को भी भेद सकता था और रॉकी का पूरा स्पेसशिप उसी सामग्री से बना हुआ था। अगर उसे समय रहते चेतावनी नहीं दी गई तो टाउमेबा उसके जहाज के अंदर पहुंच जाएगा और उसका सारा एस्ट्रोफेज खा जाएगा। ऐसा होने पर रॉकी के पास ईंधन नहीं बचेगा और वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस जाएगा। यह सोचकर ग्रेस ने एक साहसी फैसला लिया। उसने योजना के अनुसार टाउमेबा को एक जांच यान में भरकर पृथ्वी की ओर भेज दिया ताकि मानवता को बचाया जा सके। फिर उसने अपना जहाज मोड़ा और रॉकी के पीछे निकल पड़ा। जब वह आखिरकार रॉकी के स्पेसशिप तक पहुंच गया, जब ग्रेस रॉकी के स्पेसशिप तक पहुंचा तो उसने देखा कि ईंधन की कमी की वजह से जहाज लगभग निष्क्रिय हो चुका था। उसकी चमक भी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि रॉकी अभी जिंदा था। कहानी के अंत में ग्रेस रॉकी के साथ उसके गृह पर लौट जाता है। ग्रेस के योगदान के प्रति आभार जताने के लिए एलियनों ने उसके लिए खास इंतजाम किए। उन्होंने पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया, पृथ्वी जैसी हवा बनाई, रेतीला समुद्र तट बनाया, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी और समुद्री लहरों की भी नकल की और उसके लिए एक पूरा छोटा द्वीप बना दिया। वहीं ग्रेस फिर से मिडिल स्कूल शिक्षक बन जाता है। प्रोजेक्ट हेल मेरी का निर्देशन फील लॉर्ड ने किया था। यह फिल्म 2026 में रिलीज हुई। फिल्म एंडी वियर के इसी नाम के साइंस फिक्शन उपन्यास पर आधारित है। द मार्शियन के बाद यह एंडी वियर की एक और हार्ड साइंस फिक्शन सर्वाइवल कहानी है जिसे फिल्म में रूपांतरित किया गया।